हाय व्यूवर्स, होप आप लोग अच्छे से होंगे। ये केमिस्ट्री का आपका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का आपका पार्ट 8 लेक्चर है। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 7 जाके देखिए, तब इस लेक्चर पे आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, हम इस लेक्चर में मैंने कवर करना है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि मैं बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, क्योंकि रिएक्शंस में अभी काम आने वाला है इनका। खैर, इसको जिक्र हम लोग डिटेल में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में करेंगे। बच्चों, जैसा कि टाइम मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। इसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालॉइड होते हैं, कुछ नोबल गैस होते हैं। खैर, इसको जिक्र करेंगे 5th चैप्टर में, हमारा यही है ही 5th चैप्टर। उसी प्रकार इन मेटल्स को अरेंज कर दिया गया है एक रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। कुछ मेटल्स को बोला गया हाईली रिएक्टिव, देखो यहाँ रेड कलर से जो दिख रहे हैं ये वाले जोन के। कुछ मेटल्स को बोला गया इंटरमीडिएट रिएक्टिव, कुछ मेटल्स को बोला गया लेस रिएक्टिव। ये क्या है, इसको समझते हैं। घरों में आप जनरली देखे होंगे, ज्वेलरी के रूप में आप कानों में गोल्ड पहनते हो या पहनते हुए घर में देखते होगे, ठीक है। या फिर आप रिंग पहनते हो उंगलियों में, ठीक है। ये गोल्ड का या सिल्वर का जनरली फॉर्म होता है। क्यों आयरन का क्यों नहीं पहनते हम लोग? आयरन क्यों नहीं पहनते? रीज़न क्या है? रीज़न है बच्चों, उनमें कोरोजन हो जाता है, कोरोजन लग जाता है, रस्टिंग होता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। इसका मतलब यानी जो मेटल्स में जल्दी से रिएक्शन नहीं होगा वो लेस रिएक्टिव कहे जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। इसीलिए बच्चों, ये जो मेटल्स में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे ये जो मेटल्स हैं ये होते हैं लेस रिएक्टिव। और ये हमारे लिए तो अच्छे हैं पर रिएक्शंस के लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत स्लो एक्टिविटी दिखाएंगे और रिएक्शन जल्दी करेंगे ही नहीं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये आपको याद करना है बस। मैं एक बार बता दूं खाली जानकारी के लिए, क्योंकि मैं जानकारी दे रहा हूँ इसको मेटल नॉन मेटल में फिर से बताने वाला हूँ। आप सोडियम के बारे में सुने होंगे। सोडियम एयर के कांटेक्ट में आते ही बर्न कर जाता है और हवा के कांटेक्ट में आते ही बर्न कर जाता है। सिमिलर रूप में अगर हम लोग H2O में भी इसको अगर डिप कर दें सोडियम को, तो ये भी बॉन्ड कर जाता है, इट गेट बॉन्ड। बट आप जानते हो कि सोडियम को हम लोग किरोसिन ऑयल में अगर डीप करके रखते हैं तो ये बर्न नहीं करता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, हाईली रिएक्टिव हुआ। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है और इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ज्वेलरीज के रूप में। और सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए इनको भी हम लोग सेफ्टी से रखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत होगा। और बीच वाले जितने मेटल्स हैं वो इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल्स कहे जाते हैं। तो इनका पोजीशंस आपको याद रखना है जब मैं रिएक्शंस बताऊंगा। तो जैसे मैं पूछूंगा उस टाइम कि बताओ बाबू, सोडियम पहले आता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में फर्स्ट में टॉप में, कि यहाँ पे आपका गोल्ड पहले आता है, तो आप बोलोगे सर सोडियम पहले आता है इसीलिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, और गोल्ड लास्ट में आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए गोल्ड जो हो गया वो लिस्ट रिएक्टिव हो गया। इतना केवल आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आप जो चाहो कर लो, बस इतना कम से कम याद होना ही चाहिए। तब रिएक्शंस आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करेंगे और कैसे रिएक्शंस होते हैं आप सब सीख पाओगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं जैसा कि बच्चों आप स्लाइड पे देख सक रहे होगे, ठीक है, मैंने एक पिक्चर को, एक्टिविटी को शो किया है। ये एक्टिविटी है क्या, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट था। मैंने उसमें एक ही पार्ट बताया था आपको, हीट के कारण से जो डिकम्पोजिशन होता है। होप आपको वो पार्ट क्लियर हुआ होगा। उस दिन मैंने बोला था हीट के कारण से जो रिएक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं, टूटते हैं कंपाउंड्स, उनको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग। तो ये जो है आपका एक्टिविटी, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। देखो ये एक्टिविटी है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है, मैं केवल जानकारी दूंगा इसमें होता क्या है रिएक्शन। देखो H2O जो है बच्चे, वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ब्रेक कर जाता है फर्दर H2 प्लस O2 में। होप आपको समझ में आया होगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला H2O जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में, जैसे कि हीट के प्रेजेंट में वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा था जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता था? रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने वाला या हेल्प करने वाला। तो यहाँ पे तोड़ना है अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए हैमर के रूप में, हथौड़े के रूप में। तो ये हमारा हथौड़ा एक तरह से हो गया बच्चों, हेल्प कर रहा है हमारा रिएक्शन को कंप्लीट करने में। और यही H2O टूटा H2 प्लस O2 में। होप ये आपको समझ में आया होगा।
इसी का एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स का तोड़ना, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिर्फ साफ साफ आपको पता होना चाहिए मतलब। अब यहाँ पे क्या है, मैं अरेंजमेंट केवल बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको पता होगा कि निगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव किसके पास अट्रैक्ट करते हैं? निगेटिव के पास। तो याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इतना केवल याद रखिएगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने क्या बोला? निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा, और निगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर होता है और पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर होता है। इतना आपको पहले से भी याद होगा वैलेंसीज में। अब आप देखोगे जल्दी से देखना बच्चों, ये बैटरी है आपका। क्या है? बैटरी। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड। एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को निगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर आप देखो, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा गैस इकट्ठा हो रहा है? H2O टूटने के बाद, तो ऑक्सीजन। यहाँ पे कैथोड देखो, कैथोड के ऊपर यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा गैस इकट्ठा हो रहा है? तो हाइड्रोजन। अब इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन केवल क्यों इकट्ठा हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहा है? हाइड्रोलिसिस के बाद या इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव के द्वारा। और ऑक्सीजन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है ना? हाँ, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे कैथोड जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो बताओ निगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो ये इसके कारण से यहाँ पे हम गेस किए कि, या फिर एजम्पशन लिया गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही होगा। ये जो बबल्स निकल रहे हैं इसमें, मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे, या एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो दिखेगा। तो ये बबल्स शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जब क्रॉस कराया जा रहा है इन वायर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। और ये वाटर है इसके अंदर में नीला कलर का, ये वाटर टूट रहा है फर्दर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ये बेसिक था, इतना आपको पता होना चाहिए। एक्टिविटी है, पढ़ो आप खुद से, और ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाय द मीन ऑफ क्या? अब ये फर्दर आप देख सकते हो, स्लाइड मैंने नेक्स्ट लाया है, एनसीईआरटी का ही है। ये थर्ड टाइप है हमारा। अभी तक हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिया डिकम्पोजिशन का। आपको याद करा दूं, पहला हमने देखा था हीट के जरिए, दूसरा अभी जस्ट हमने देखा किसके जरिए? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है। अब तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं, याद रखना, इन चीज़ों को कॉपी में अच्छे से लिखना बच्चों। थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सनलाइट के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? सनलाइट। तो यही तीन इंपॉर्टेंट थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में, सब डिवीजन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो जल्दी से समय बिना गवाए देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, देख रहे हो क्या? विंडो से यहाँ पे देखो सनलाइट आ रहा है। नीचे में चाइना डिस्क रखा हुआ है, इसको चाइना डिस्क बोलते हैं। ये वाइट कलर का डिस्क होता है, ठीक है, कटोरा जैसा बोल सकते हो। इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा गया है, इसके अंदर में क्या रखा गया है? ये सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं? तो AgCl बोलते हैं। AgCl, AgCl क्यों? क्योंकि Ag सिल्वर का सिंबल होता है और क्लोरीन Cl का सिंबल होता है, यानी क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। हाँ, याद रखिएगा इन दोनों में वैलेंसीज कितना है? तो सिल्वर का वैलेंसी यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्लोरीन का भी वैलेंसी -1 है, इसीलिए यहाँ पे कोई 2 या 3 नहीं लिखा गया है, सिंपल AgCl लिखा गया है। होप ये सब पते होंगे बच्चों आप लोग को। आगे मैं बढ़ता हूँ जल्दी से। अब ये AgCl को इस डिस्क में रख के क्या किया जा रहा है? अब ये किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो बच्चा जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चेंजिंग आ रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ देर के बाद वो बच्चा देख रहा है कि इसमें से कुछ गैसेस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? गैसेस। और यहाँ वाइट सा सॉलिड बच जा रहा है लास्ट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सनलाइट पड़ने से सिल्वर क्लोराइड पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर से यहाँ पे क्या, कौन सा रिएक्शन हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है बच्चों? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी पक्का है कि इसमें जो रखा गया सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl, वो टूटेगा और किस में फॉर्म करेगा? तो Ag+Cl2 में। ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है? AgCl2 सनलाइट के प्रेजेंट में, देखो यहाँ एरो पे सनलाइट है, Ag+Cl2 में टूट गया। आप बोलोगे सर एक चीज़ यहाँ पे डाउट है कि सर Ag तो चलिए सही है, पर क्लोरीन जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में क्यों टूटा? ये आपको आना चाहिए बेसिक। Ag देखो आप, मेटल है। Ag क्या है बच्चों? मेटल। और मेटल हमेशा आयंस के फॉर्म में
होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, आयंस। और आयंस हमेशा अकेला होगा, वो कभी भी डायटॉमिक शो नहीं करेगा, दो एटम्स नहीं दिखाएगा, वो सिंगल ही होगा। पहला कॉन्सेप्ट, ये मेटल है इसीलिए आयंस के फॉर्म में होगा, याद हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट समझो। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्यों है, टू क्यों लिखा गया, टू मतलब मॉलिक्यूल्स हो गया। क्लोरीन क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन एटम्स हैं, इसका मतलब यही हुआ दो क्लोरीन ऐसे अटैच हैं। खैर इसको आप सीखोगे ये कैसे बॉन्डिंग होता है नेक्स्ट चैप्टर में, एसिड बेस साल्ट में। फिलहाल आप आइडिया लगा लो कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप से ही, अपने ही जैसे एटम से। मान लो क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एटम से ही मिलकर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन चैप्टर में आप पढ़ोगे कोवैलेंट बॉन्ड, आपको फर्स्ट चैप्टर में केवल मैं आइडिया दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इसीलिए याद रखना केवल जानकारी के लिए कि जितने भी नॉन मेटल होंगे, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है क्योंकि इसके ऊपर -1 वैलेंसी आता है, आप निकाल के देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सॉरी, तो ये गैस होगा, क्या होगा, गैस, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा टाइप। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग इसको रिकॉल करो, इनके रिएक्शंस को लिखो। एनसीईआरटी में और भी रिएक्शंस दिए हुए हैं, AgCl के अलावा आपको BrCl भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे इसमें। आप बनाओ और इन्जॉय करो लेक्चर को, और बहुत ज़्यादा मेहनत करो बच्चों घर में, क्योंकि समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, आपका वैसे भी समय बहुत कम ही बचा है, ठीक है। ओके, होप आप लोग घर में अच्छे से होंगे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।